आज की इस चर्चा में हम हिंदी साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली और कालजयी रचना के भीतर गोता लगाने जा रहे हैं। एक ऐसी कविता जिसने देशभक्ति की भावना को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक एकदम सजीव जीवंत दृश्य में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारती जय विजय करे की। तो चलिए इस क्लासिक कविता के पीछे की गहरी कल्पनाओं और इसके व्याकरण को कदम दर कदम डिकोड करते हैं। अब देखिए, किसी भी उत्कृष्ट कृति को गहराई से समझने के लिए उसके रचयिता को समझना बहुत जरूरी होता है। इन जादुई शब्दों के पीछे हैं महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ। वे सिर्फ एक कवि भर नहीं थे बल्कि एक विद्रोही विचारधारा के स्वामी थे, जिन्होंने कविता को उसके पारंपरिक बंधनों से पूरी तरह आजाद कर दिया था। उनका जीवन, उनका दर्शन, सब कुछ उनकी रचनाओं में बहुत गहराई से झलकता है। आज का हमारा यह विश्लेषण मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा है। शुरुआत करेंगे कवि की विरासत से, फिर समझेंगे कविता का मूल संदेश, उसके बाद देवी के मानवीकरण पर बात करेंगे और अंत में इसके व्याकरण और शिल्प को बारीकी से देखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, कवि की विरासत। निराला जी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी शिक्षा किसी पारंपरिक संस्थान की देन नहीं थी। 1899 में जन्मे इस महान कवि ने स्वाध्याय यानी खुद की लगन और सेल्फ स्टडी से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी पर गहरी पकड़ बनाई। यही वो स्वशिक्षित प्रतिभा थी जिसने उन्हें पारंपरिक सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत दी, और वो हिंदी साहित्य में मुक्त छंद यानी फ्री वर्स का प्रयोग करने वाले पहले कवि बने। उनकी कविताओं में दार्शनिकता, विद्रोह और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए एक बहुत ही गहरी सहानुभूति देखने को मिलती है। चलिए अब सीधे कविता के मूल संदेश और उसमें छुपी देशभक्ति की भावना की ओर बढ़ते हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। ये शुरुआती पंक्तियां ही अपने आप में कमाल है। ये तुरंत ही विजय और समृद्धि का एक बेहद ऊर्जावान स्वर सेट कर देती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्र को केवल मिट्टी या जमीन के एक टुकड़े के रूप में नहीं देखा जा रहा है, उसे एक सजी धजी सुशोभित इकाई माना गया है। कवि पूरे उल्लास के साथ भारत माता की जयकार कर रहे हैं, उनकी विजय की कामना कर रहे हैं। और यहाँ भारत की कृषि समृद्धि का क्या अद्भुत चित्रण हुआ है। मूल पाठ में जो कनक शस्य यानी सोने जैसी सुनहरी फसलों और कमल का संदर्भ आता है ना, वो सीधे तौर पर भारत की उस महान कृषि परंपरा और पवित्र सौंदर्य को दर्शाता है जिसने सदियों से इस देश को इतना समृद्ध बनाए रखा है। अब आते हैं इस कविता के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, देवी का मानवीकरण, यानी भारत की भौगोलिक संरचना को कैसे एक देवी के रूप में देखा गया है। यहाँ भूगोल और आभूषणों के बीच की इस तुलना को जरा गौर से समझिएगा। निराला जी ने क्या किया है कि एकदम शुद्ध भूगोल को कितनी सहजता और खूबसूरती से सजीव वस्त्रों और आभूषणों में बदल दिया है। जो महासागर है वो देवी के चरण धो रहा है, जंगल और लताएं उनके वस्त्र बन गए हैं, पवित्र गंगा नदी उनके गले का सफेद मोतियों का हार है और विशाल हिमालय उनके सिर का चमकदार श्वेत मुकुट बन गया है। सोचिए, ये कल्पना अपने आप में कितनी अद्भुत है। आइए इसे थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। लंका पद तल शतदल, एकदम नीचे दक्षिण से शुरुआत करते हुए कविता ये चित्र उकीरती है कि श्रीलंका देवी के पैरों में एक 100 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह विराजमान है, और जो विशाल गरजता हुआ हिंद महासागर है वो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भारत माता के उन पवित्र चरणों को पखार रहा है, उन्हें धो रहा है। और जैसे जैसे हमारी नज़र इस प्राकृतिक भूभाग पर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, इस भूमि का ये पूरा जीवंत और राजसी सौंदर्य देवी माता के लहराते हुए सुंदर वस्त्रों में बदलने लगता है। पूरी प्रकृति जैसे एक रूप ले लेती है। तरु तृण वन लता वसन, इन पंक्तियों की गहराई देखिए। हरे भरे पेड़, घास और घने जंगल देवी की पोशाक का कपड़ा बन जाते हैं। वसन का मतलब ही वस्त्र होता है। और जो गंगा नदी का वो चमकता हुआ पवित्र श्वेत जल है वो एक बेहद खूबसूरत और चमकदार हार की तरह देवी के गले में पूरी तरह लिपटा हुआ है, बिल्कुल मोतियों की तरह। और फिर अंततः एकदम शिखर तक पहुंचते हुए बात आती है मुकुट की। बर्फ से ढके हुए विशाल हिमालय पर्वत एक राजसी सफेद मुकुट का काम करते हैं। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि इस पूरी भौगोलिक इकाई, इस देवी की जो जीवन सांस है, जो प्राण है,
वो ओंकार यानी ओम की पवित्र ध्वनि है जो हर दिशा में गूंज रही है। कविता के इस भावपूर्ण सौंदर्य को महसूस करने के बाद अब थोड़ा सा इसके व्याकरण और शिल्प पर भी नजर डालते हैं। निराला जी की ये जो विलक्षण प्रतिभा है ना, ये मानवीकरण अलंकार पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। मानवीकरण यानी किसी निर्जीव चीज को इंसानों जैसी विशेषताएं दे देना। यहाँ पूरे भारत के अचेतन और निर्जीव भूगोल को एक सांस लेती, जीवित और सुशोभित देवी के रूप में खड़ा कर दिया गया है। ये कोई आसान काम नहीं है। और इस कविता में इतनी कसी हुई और लयबद्ध गति कैसे आई है, इसके लिए कवि ने एक बहुत ही धारदार व्याकरणिक उपकरण का इस्तेमाल किया है, जिसे हम समास कहते हैं। समास का सीधा सा मतलब है संक्षेप करना या शब्दों को जोड़कर एक कर देना। इसी तकनीक की वजह से कविता बिना लंबे वाक्यों के एक बहुत ही तेज और प्रभावशाली फ्लो में बहती है। इस तकनीक को अगर गहराई से देखें तो समझ आता है कि कैसे जटिल वाक्यांशों को बड़ी खूबसूरती से एकल शब्दों में पिरो दिया गया है। सोने जैसी फसलें बन गया है कनक शस्य, 100 पंखुड़ियों वाला कमल सिमटकर हो गया है शतदल, सागर का जल हो गया है सागर जल। तो ये जो व्याकरणिक शिल्प है, यही असल में इस कविता की लय और उसके प्रवाह की सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मूल स्रोत से निकला एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। निराला जी की ये कविता हमें सिर्फ भौगोलिक सुंदरता ही नहीं दिखाती, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब नदियां, जंगल और पहाड़ खुद भारत माता का शरीर और उनके वस्त्र हैं, तो क्या हमारे पर्यावरण की रक्षा करना ही देशभक्ति का सबसे सच्चा और बड़ा रूप नहीं है? प्रकृति के संरक्षण और देश प्रेम के बीच के इसी गहरे संबंध के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।